दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिशर के बारे में। फिशर की डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देंगे हम। अब तक हमने बात किया था पाइल्स के बारे में, फिशुला के बारे में। फिशर पे ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फिशर कैसे होता है, फिशर होने के क्या क्या कारण होते हैं, फिशर होने के कारण के साथ साथ में होम्योपैथिक में क्या इलाज है, उसको हम नॉर्मल तरीके से कैसे सही कर सकते हैं, खान पान क्या होना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, सर्जरी करना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों फिशर होता क्या है? फिशर का मतलब होता है कि आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब बड़े सारे लोग कहते हैं कि लैट्रिन करके आने के बाद में डॉक्टर साहब बड़ी जलन होती है, दर्द होता है और काफ़ी देर तक जलन बनी रहती है, दर्द घंटों तक बना रहता है। ये बेसिकली जो कारण होता है ये बेसिकली फिशर की वजह से ही होता है। फिशर का मतलब होता है कि जब भी कहीं पे क्रैक हो जाए, कट जाए, तो उसको बोलते हैं फिशर। एनल रीजन में, एनस के आसपास में, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कभी कभी जो पाइल्स होते हैं पाइल्स के ऊपर भी क्रैक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनल फिशर। ठीक है, अब ये होता क्यों है इसको समझ दीजिए। बड़ी बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी काफ़ी समय तक लैट्रिन कड़ी होने के कारण, ठीक है, जोर लगाने के कारण लैट्रिन कड़ी हो, जोर ज़्यादा लगाया जाए, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जो एनल के पास का एरिया होता है वहाँ पे क्रैक हो जाता है, मतलब फट जाता है। फटने के कारण क्या होता है कि जब भी वहाँ से स्टूल पास होता है या जब स्टूल साफ़ कर रहे होते हैं, पानी पड़ता है वहाँ पे, तो उसमें जलन सी होती है, बर्निंग सी बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है और दर्द काफ़ी देर तक बना रहता है। तो उसका कारण जो होता है वो क्रैक होने के कारण। अब क्रैक किसी भी वजह से हो सकता है, जिसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करना, स्टूल का हार्ड होना, स्टूल ज़्यादा हार्ड हो तब भी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, या फिर कोई दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रैक अगर हो गया है तो वैसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्रैक अगर हो गया है तो वैसी कंडीशन में एक तो हमको हमेशा ध्यान ये देना चाहिए कि कभी भी हम हार्ड स्टूल ना हो इसका प्रयास करें। मतलब जो भी स्टूल हमारा पास हो रहा है कोशिश ये करें कि स्टूल सॉफ्ट पास हो, इजी वे में पास हो, ताकि वो जो क्रैक हो गया है, फिशर बन गया है, वो आगे ना बढ़े। ठीक है, और ज़्यादा ना हो। दूसरी चीज़ का हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर क्रैक हो गया है, स्टूल सॉफ्ट हो, साथ में ऐसा भोजन कतई न करें जिससे और ज़्यादा स्टूल हार्ड होने की संभावना हो। ज़्यादा प्रेशर न लगाएं, क्योंकि स्टूल जब हार्ड होगा तो एक तो दर्द होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि अब फिशर की कंडीशन होती है तो ब्लड कभी थोड़ा कभी ज़्यादा निकलता रहता है। उसका कारण यही होता है कि चूँकि वो जो स्किन फट जाती है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ना हो, ज़्यादा प्रेशर उसमें न लगाया जाए। आप लोग जानते हैं कि फिशर का पेन बहुत ही तकलीफदेह होता है। ठीक है, कटिंग पेन होता है, कभी चुभने जैसा दर्द होता है, कभी बर्निंग के साथ में दर्द होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और वो घंटों तक दर्द बना रहता है लैट्रिन करने के बाद। तो वैसी कंडीशन में कह सकते हैं एक तरीका है जिससे हम दर्द को ईजी वे में कम कर सकते हैं, वो होता है स्टीम बाथिंग। ठीक है, मतलब ये कि एक आप बड़ा सा टब ले लें और उसके अंदर में हल्का सा गुनगुना पानी करके उसमें बैठ करके उसको सिकाई कर सकते हैं, उससे आराम मिल जाता है कुछ हद तक। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग आइस से भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई का मतलब ये है कि आइस ले करके आप सेपरेटली उस जगह की सिकाई कर सकते हैं, तो कभी कभी उससे भी आराम मिलता है। अब फिशर अगर हो गया तो फिशर की कंडीशन में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। फिशर की कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान ये देना चाहिए कि हमको कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से या तो गैस फॉर्मेशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ, हार्ड स्टूल हुआ, तो फिर से वापस वही कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे ही होता है कि जैसे किसी जगह पे अगर घाव हो गया हो और घाव पे आप दवा तो ले रहे हैं, बाहर से भी लगा रहे हैं, अंदर से भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बार बार उसको टच करते रहेंगे, बार बार उसको खोदते रहेंगे, तो वो घाव फिर ठीक नहीं होगा जल्दी। इसी चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी उस पर कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने कि कॉन्स्टिपेशन बार बार हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसी कंडीशन में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जितना भी हम ज़्यादा फाइबर्स वाली चीज़ें लेते हैं, जिसमें फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स भोजन को पचाने में बहुत ही आरामदेह होते हैं, उनको पचाना आसान होता है, उसकी वजह से जो स्टूल होता है वो नॉर्मल होता है।
ठीक है। तो जितना भी कच्ची चीज़ें हो सकते हैं उसको खा सकते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो कि स्टूल को ईजी वे में पास करे। जैसे रात के समय में गुनगुना दूध पीना, उसके साथ में हल्दी या गुड़ डाल करके यूज़ करना। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि चीनी की तासीर ठंडी होती है, वो खाने को पचाने में दिक्कत पैदा करती है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, वो खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना आपने। इसके अलावा फल का यूज़ कर सकते हैं आप, फल खाने से चीज़ें और बेटर होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। होम्योपैथी के दोस्तों जो सबसे पहली दवा है वो है नाइट्रिक एसिड। ऐसी कंडीशन में जबकि दर्द काफ़ी देर तक बना रहे, उसके अंदर में जलन हो और ब्लीडिंग हो उसके साथ में, ठीक है। तो ब्लीडिंग भी हो रही है, दर्द है, घंटों तक बना हुआ है, उसके साथ में जलन है उसके अंदर में, तो वैसी कंडीशन में नाइट्रिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसको आप 30 या 200 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, और उसको अगर आपको आराम मिले तो इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। दूसरी दवा है रटानिया। रटानिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में जबकि दर्द है, घंटों बना रहता है, जलन कम है लेकिन दर्द ज़्यादा रहता है उसमें, तो वैसी कंडीशन में रटानिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है फिशर की। तीसरी दवा है एस्कुलस-हिप। एस्कुलस-हिप भी बहुत अच्छी दवा है फिशर की। अगर पाइल्स की वजह से फिशर डेवलप हो गया हो, साथ में वहाँ पे चुभने वाला दर्द हो, काफ़ी देर तक दर्द बना रहता है, उसके अलावा कमर में दर्द भी अगर है, तो वहाँ पे एस्कुलस-हिप बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 30 या 200 पोटेंसी में लगातार आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी बहुत अच्छी दवा है फिशर की। वैसी कंडीशन में जबकि पेन कम हो, दर्द कम हो, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा हो और जलन में गर्माहट से आराम मिले, थोड़ा सा गर्म सिकाई करने से पेशेंट को आराम मिले, ठंडे से तकलीफ उसकी बढ़ जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम के और जो मेन फीचर्स होते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक दवा है पियोनिया। अगर दर्द कम है, जलन कम है, लेकिन स्वेलिंग है, वहाँ पे सूजन है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस है, तो उसी कंडीशन के लिए पियोनिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्वेलिंग हो जाए वैसी कंडीशन में, उस जगह पे सूजन अगर हो जाए, तो वहाँ के लिए एक अच्छी दवा होती है पियोनिया। पियोनिया को भी 30 या 200 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक दवाएं हैं जो कि मेन है, जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, ठीक है। तो आप अपने सिम्टम के आधार पर इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो किसी डॉक्टरी सलाह का अवश्य पालन करें। किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उनके सानिध्य में रह करके आप ट्रीटमेंट करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोग को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैंने वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है जो ज़्यादातर तकलीफ़ देती हैं, और ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे होम्योपैथिक दवा यूज़ की जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और क्या जानकारी आपको फिशर के बारे में चाहिए, क्योंकि फिशर का टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।